आसान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, जिससे नए नए वीडियो मिल सके। 5, 4, 3. आज आप लोग आसान हिंदी चैनल में कहानी लाल पान की बेगम सुनेंगे या पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह कहानी 1956 में कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बाद में इस कहानी को 1959 में ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संग्रहित किया गया। यह कहानी बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द है। मनचाही परिस्थिति न होने पर जो सारी बातें बिरजू की माँ को परेशान बना रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज व भली प्रतीत होने लगी। इस कहानी के मुख्य पात्रों में बिरजू की माँ, जो कि नायिका है, बिरजू के पिता बिरजू, चंपिया, मखनी बुआ, सुनरी, जंगी की पुतोहू हैं। ये कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। आइए कहानी आरंभ करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ माने पेड़, बागड़ की सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ यानी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब ना। फुआ गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आए आए हर हर आए आए। बिरजू ने लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी वनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ चुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से गड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती वनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाटे नहीं झूठ का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिर रही है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो आन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर हंसती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैं या के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न आ। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वो जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सरबे शीतल मिट्टी यानी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारे वाली साड़ी पहनकर तू भी भटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी
2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता। जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे ना तो पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पुतोहमो जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठ है, इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू के मम्मा ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेकर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई, अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और दोपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी करके फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ये मैया 1 अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, दे ना मैया, 1 रत्ती भर। 1 रत्ती भर क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुँह बता। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह? बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर 1 शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी,
कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुँच कर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस है नहीं राक्षस, हर चीज में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी भगवान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने बेसी बक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखें। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर मुट्ठी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाज का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा। मनौती धूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी वालों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे, जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खौकी
पुत खौखी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उत्ता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तो भी आ जा। चंपिया भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, कपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा हिस्ती नहीं होता तो क्या होगा? जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसन ने। पाट का दाम भगत के हाथ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने में नहीं दिया आँख से। नमरी नोट का मतलब है नंबरी नोट, नंबरदार नोट। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर आएगी। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वो खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने किस आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे 2 साले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतोरिया सब हंसती जाएंगी। सभी चलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वो बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ अगहनी लोगों की बिक डीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। उत्कण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ ही कहा यानी हाँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके। टट्टी ने पर्दा, टटिया जिसे कहा जाता। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले बट। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ। बाहर से पुकार कर उसके बाप ने बैलों को घास दे। चंपिया, हाँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी।
चंपिया उठती क्यों नहीं, ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर वो सारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सम्मेल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है अपने खेत का है। हुलसती हुई बिरजू के माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की भालियाँ। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया। नवान यानी नया अन्न, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन हैं ये लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब कोयली टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। माया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। अरे फुआ, सुनती हो फुआ, माया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गोहराती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांपती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का लेकर आई हूँ। हो ना फुआ? फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तम्बाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वो है सहुआइन, राम का हो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कतरी के नीचे मुँह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का
बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आता तू फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुँह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे, अब पहिया जब चूं चूं करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रह गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतहू ना देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़ी से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं? पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहों का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक के खेतों से धान के जरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोहों ने बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतोह, ये चारों ही गाँव में बैस कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप यानी सिनेमा का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी, बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंखार का गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहों ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी, कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में
अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। कहानी समाप्त।